नमस्कार, इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज हमारे स्टूडियो में है हमारी खास मेहमान भारत सरकार की अपर सचिव श्रीमती निधि खरे जी। वो आकांक्षी जिला रांची की प्रभारी भी हैं और अपर सचिव उपभोक्ता मामले हैं। हम उनके दोनों भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे ये कि आखिर आकांक्षी जिलों में रांची की क्या स्थिति है, विकास कैसे हो सकता है और उसमें आगे की क्या रणनीति है भारत सरकार की और वो क्या चाहती है। हम सबसे पहले निधि खरे जी का स्वागत करेंगे। मैम, हम स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत हम इसी से करते हैं कि आप 2 दिनों से झारखंड में हैं। बड़ा तूफानी दौरा आपने किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके आपने देखा है। तो आकांक्षी जिलों का जो कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री जी का, उसमें रांची जिला जो है अभी कहाँ पे खड़ा है? देखिए, मैं ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना थी कि जब देश की प्रगति हो तो वो ऐसे जो ज़िले हैं जो आकांक्षी ज़िले कहलाए, जहाँ पे कि कुछ पैरामीटर्स में पर्टिकुलरली जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य के आंकड़े या कृषि से संबंधित जो आंकड़े हैं या जो लाइवलीहुड से रिलेटेड है, रोज़गार को जो सृजित करने के जो आंकड़े हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी पर ध्यान दिया जाए ताकि समग्रता से विकास हो और इन आकांक्षी ज़िलों को भी अन्य ज़िलों के बराबर लाया जा सके। तो एक तरह से अगर ये आकांक्षी ज़िले जब प्रगति में जुड़ जाएंगे, मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, तो इससे भारत की जो समग्र प्रगति है वो इससे और अच्छी होगी। तो ये परिकल्पना थी। रांची ज़िला काफ़ी अच्छी उसने भूमिका निभाई है और मैं कह सकती हूँ कि अगर हमने 49 ऐसी जो प्रोटोकॉल्स थे या जो पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए थे, तो इसमें रांची बहुत हद तक सैचुरेशन के लेवल पर आ गया है। जैसे कि सभी स्कूलों में लगभग टॉयलेट्स बन गए, शौचालय बन गए, जितने भी ड्रिंकिंग वाटर की परियोजनाएं थी वो लग गई, जहां विद्युत की जोड़ने की बात थी वो हो गई। तो ये सभी ज़िलों में वर्चुअली जितने भी आकांक्षी ज़िले हैं, अन्य भी जो आकांक्षी ज़िले हैं, वो धीरे धीरे करके इस पर एक उन्होंने सैचुरेशन प्राप्त कर लिया है। अब आप जो हैं कल मांडर प्रखंड गई थी, आज खलारी गई हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या संभावनाएं देख रहे हैं कि इस योजना का लाभ लेके आदमी और क्या अपने जीवन स्तर को कैसे बेहतर कर सकता है? देखिए, कल हमने मांडर में 2 योजनाएं देखी। एक तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो कुपोषित बच्चे हैं, वहाँ पे एक कुपोषित बच्चों को ट्रीटमेंट करने का जो सेंटर है वो उसको देखा और वो 15 बेडेड हॉस्पिटल जैसा ही हॉस्पिटल के ही साथ बना हुआ है। यहाँ पे इन 15 बच्चों के जो माताएं हैं वो भी थीं। मैंने यही कहा है कि हमें एक्चुअली जो समस्या है उसकी जड़ में जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि किन कारणों से ये बच्चे जिनकी माएँ पढ़ी लिखी हैं, मतलब कोई मैट्रिक था, कोई इंटरमीडिएट था और एक तो नर्सिंग ग्रेजुएट भी थी, तो क्या कारण है, किन परिस्थितियों के कारण बच्चे जो हैं वो कुपोषित हो रहे हैं। और ज़िला प्रशासन ने मुझे आश्वासन भी दिया है कि वो इस तरह की एक स्टडी कराएंगे जिससे कि समग्रता में इस विषय की विवेचना की जा सके। एक तरह से देखा जाए तो कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है झारखंड में, सिर्फ रांची में ही नहीं। तो ये एक ऐसी समस्या है जो कि तमाम चाहे अभी आपने देखा होगा कोविड के दौरान कितना फ्री राशन दिया गया, PMGKY के अंतर्गत भी पूरे देश में करीब 80 करोड़ परिवारों को फ्री राशन उपलब्ध है। फिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चे पर्टिकुलरली जो आदिवासी क्षेत्र के हैं ये आज भी कुपोषित हैं? ये एक विषय है जो कि चुनौती भरा है। दूसरा, मैंने देखा कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में नए नए जो बीज हैं, जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो नई तकनीक आई है, उससे किस प्रकार से पानी को संचित करते हुए हम कम से कम पानी खर्च करके अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। उन किसानों से भी मैं मिली
तो एक अच्छा उत्साह मैंने देखा, और मैं इस बात को समझती हूँ कि अगर झारखंड में कृषि के क्षेत्र में और कार्य किया जाए तो संभवतः हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन होता है जी, सीजनल लेबर के रूप में या अनस्किल्ड लेबर के रूप में पूरे भारत में माइग्रेशन होता है, तो वो उसको रोका जा सकता है और झारखंड में ही रोजगार के अवसर निकाले जा सकते हैं। कल आपने एक नोटिस किया, और हम लोग भी, हमारी टीम जब जाती है तो इसको नोटिस करती है कई बार कि हमारे पास ज़मीन है लेकिन हम खेती नहीं कर पाते, हम मजदूरी करते हैं। आपने इसको नोटिस किया और आपने जो जिला कृषि पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दी, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। मैंने ये देखा कि एक वहाँ पर लड़की है जो कि खेत में मजदूर के रूप में कार्य कर रही थी। मैंने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो ग्रेजुएशन कर रही है, पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी कर रही है और खेतीहर मजदूर दूसरे के खेत में कार्य कर रही है। तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका क्या, और वो आदिवासी समुदाय की है। तो मैंने जब पता किया तो उसके पास भी कुछ खेत हैं, मगर वो साइकिल से इतनी दूर आती है और इस खेत में कार्य करती है। तो इन सब जो गैप्स हैं उनको कहीं ना कहीं इसका अध्ययन करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो आह्वान किया है कि सभी ज़िलों में लगभग जो हमारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 इस प्रकार के अमृत सरोवर का सृजन किया जाए। तो ये बहुत ही साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो जब वर्षापात होती है, जो कि झारखंड में बहुत अच्छी होती है, तो ये वेस्ट नहीं हो बल्कि इस जल का संचयन कर लिया जाए। इसके लिए जो पुराने हमारे सरोवर हैं उनको हम रिवाइव कर सकते हैं। हम ये सुनिश्चित करा सकते हैं कि पानी इस प्रकार से संचयन हो ताकि जब गर्मी का मौसम हो तब भी हमारे खेत परती नहीं पड़े रहें, बल्कि उनमें एक अच्छी उपज किसान फिर भी ले सकें। तो ये एक विषय है जिसका मैंने ज़िला प्रशासन को इसका ध्यान आकृष्ट कराया। आज भी मैं जहाँ खिलाड़ी में मैंने देखा कि जो ओपन माइंस थी उसमें अब वहाँ पे खदान जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था, खुदाई अब कुछ नहीं हो रही है। तो वहाँ पे करीब 15 एकड़ में पानी भरा हुआ था। तो इस पानी का उपयोग उन्होंने केज फिशिंग के रूप में, यानी मछली पालन के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया वो भी बहुत खुश थे और एक भागीदारी दिख रही थी कि सब लोग मिलजुल करके ये काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैंने मधुमक्खी पालन के भी 2 परियोजनाएं देखी, जो कि हमारी जो SHG ग्रुप हैं, जो महिलाओं का ग्रुप है, वो ये कार्य कर रहा था। तो इन सभी चीज़ों को देख करके ये पता ऐसा लगता है कि जो लाइवलीहुड की जो स्किल्स हैं, जो बुनियादी तौर पे लोगों को बताया जाना चाहिए, उनके बारे में ये कार्य हो रहा है और जिससे कि महिलाओं को भी अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो आपने जो दौरा किया विभिन्न जगहों पे, तो रांची जिले में जो आकांक्षी योजना के तहत जो काम चल रहे, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो पूरी तरह उससे आप संतुष्ट हैं या कोई निर्देश देके आप जा रही हैं? नहीं, मैंने तो जैसे कहा कि जो कुपोषित बच्चे हैं ये एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। रांची एक समृद्ध ज़िले के रूप में पूरे झारखंड में जाना जाता है। यहाँ पे हर तरह की सुविधा है। इसके बाद भी अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अधिकांश बच्चे अगर हमें कुपोषित मिल रहे हैं तो इसका बहुत ही विस्तार से अध्ययन कराया जाना चाहिए और इस पर हम इस समस्या की जड़ में जाएं ताकि हम इसके समाधान ढूंढ सकें और फिर उस हिसाब से हम अपने कार्य को या किसी योजना के थ्रू हम इसको लाभान्वितों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, मैंने जैसा कहा कि कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो तो सैचुरेशन पे आ गए, अब हमें नए इंडिकेटर्स को देखना होगा। और तीसरा ये है कि जो आकांक्षी ज़िले हैं, कई बार क्या होता है कि चिराग तले अंधेरा, यानी कि वो ज़िला तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन हो सकता है कि कुछ जो पॉकेट्स हैं या कुछ प्रखंड हैं वो विशेष रूप से बहुत पीछे रह गए। तो अब इन आकांक्षी प्रखंडों का इनको भी आइडेंटिफाई करना,
इनको भी ये देखना कि वहाँ पे क्या परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं जिससे कि वो भी रांची की जो मुख्य धारा है उससे जुड़े। बहुत आपने बढ़िया सुझाव दिया। आप क्योंकि हमारे बीच हैं और आप उपभोक्ता मामलों के अपर सचिव के साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में भी आप भारत सरकार ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, आपको मुख्य आयुक्त बनाया है जो प्राधिकरण है उसका। आजकल बहुत चर्चा में है आपका विभाग, खासतौर पे जो आप जिस प्राधिकरण में हैं, कि उपभोक्ताओं के जो हित हैं उसको लेके जो है कई नोटिस जो है अमूमन अखबारों में देखने को मिलता है, टेलीविज़न पे देखने को मिलता है। तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि उपभोक्ता संरक्षण का जो काम जो है बेहतर ढंग से हो सके, इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है, हम भी जानना चाहते हैं। जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नोटिफाई हुआ तो उस समय कई नए प्रावधान इसमें बनाए गए थे, क्योंकि जो 1986 का जो अधिनियम था उससे अब ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और इसमें कई ऐसे प्रावधानों को डाला गया था जिससे कि उपभोक्ताओं को बहुत ही सरलता से, सुगमता से उन्हें जो उनकी शिकायतें हैं उनका निवारण तत्काल हो सके या कम से कम समय में किया जा सके। तो इसी प्रावधान के अंतर्गत एक जो प्रावधान था वो था कि केंद्रीय जो उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की को बनाया जाएगा और वो हम लोगों ने 2020 में बनाया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब हम उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से वो शिकायत करे, फिर हम उसको वो कोर्ट कचहरी जाए, इसका न करके प्रावधान ये किया गया है कि अगर एक ही तरह की शिकायत कई उपभोक्ता तरह तरह के मंचों से कर रहे हैं या अलग अलग शहरों से कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो जो कंपनी है वो इसमें दोषी है और ऐसे में क्लास एक्शन के वजह पे या उस पर क्लास एक्शन के केसेस किए जा सकते हैं। तो हमारा जो प्राधिकरण है और जिसमें मैं देश की पहली मुख्य आयुक्त हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कोविड काल में खास करके, चूँकि उस समय हमने इसको सेटअप किया था, तो हमने ये देखना शुरू किया कि ये प्राधिकरण एक तो 3 तरह की चीज़ों पर वो कार्य करता है। एक तो ये कि अगर कोई उपभोक्ता जो हित हैं या हमारे जो अधिकार हैं, यदि इनका हनन हो रहा है या किसी भी प्रकार से कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है या फिर मिसलीडिंग या फेक एडवर्टीजमेंट्स हैं। अब कोविड पैंडेमिक लॉकडाउन के दरमियान हमने ये पाया कि बहुत सारे जो उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने उत्पाद को इस तरह से कह करके बेच रहे हैं कि अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो इससे आपको कोविड-19 का पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही सिरे से गलत थी। क्या कोई कपड़ा पहनने वाला जो मिल है, क्या वो ये कह सकता है, इस प्रकार का वो विज्ञापन दे सकता है? इसी प्रकार से अनेक भ्रामक विज्ञापन आ रहे थे, जैसे कि कोई कह रहा था कि अगर दीवार पे पेंट लगा दिया जाए तो फिर वो जो है कोविड से प्रोटेक्शन होगा। गद्दे पे अगर आप अमुक गद्दे पे लेटेंगे तो वो कोविड से प्रोटेक्शन दिलाएगा। किसी तरह की ब्रांडेड शर्ट आपने पहनी तो वो आपको कोविड से प्रोटेक्शन दिलाएगा। तो ये सभी पूरी तरह से झूठे और भ्रामक विज्ञापन थे। तो हमने ऐसे तमाम लोगों को नोटिसेस दिए और उन्हें आदेश दिया कि आप इसे पूरी तरह से विड्रॉ करें। और लोगों ने भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और फिर हम लोगों ने एक एडवाइजरी निकाली सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, जितने भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, उन सभी के लिए कि इस तरह का लोगों के साथ एक्सप्लॉइट मत करिए। उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारी सेंसिटिविटी है, हमारी एक संवेदनशीलता थी इस विषय को लेकर के, लोग भयभीत थे। ऐसे में इस प्रकार का झूठा विज्ञापन देना पूरी तरह से गलत था। इसके बाद हम लोगों ने फिर और भी जैसे जैसे इस बात का सक्सेस सामने आया तो बहुत सारी अब शिकायतें लोग कर रहे हैं और लोग आगे आ रहे हैं कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर ऐसे जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं
या ऐसे ट्रेड के लोग हैं या कई दफ़े ई कॉमर्स की कंपनीज भी, अगर वो गलत करती हुई पाई जाती हैं तो उनके ऊपर केस होता है। और फिर कई लोगों को इसमें आपने देखा होगा कि जुर्माना भी कई बार पहली बार देखा गया कि कई बड़ी कंपनी जिसको बड़ा ब्रांड कहा जाता है और कहा जाता है कि बड़ा ब्रांड के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सोचा जाता है, लेकिन आपने किया। मेरे समझ से ये सभी चीज़ें जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक छोटा सा किया हुआ कार्य है, और इस देश में एटलीस्ट जो कानून का राज है वो निश्चित होना चाहिए, और उपभोक्ताओं को जो सही है, जो सत्य है, वो कहने का अधिकार हर इंडस्ट्री को है। उसके खिलाफ हम किसी भी प्रकार से किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, मगर हम सिर्फ भ्रामक और झूठे विज्ञापनों के निश्चित उस पर ठोस कार्रवाई होगी। बिजनेस के बहाने आप धोखाधड़ी मत कीजिए, वो तो धोखाधड़ी ही था कि भाई ये इस्तेमाल कीजिए आपको कोविड नहीं होगा, और आदमी क्योंकि उस समय बदहवास था। लेकिन अभी भी शिकायत करने के मामले में जो हमारे उपभोक्ता थोड़े जो हैं वो जागरूक नहीं है, तो उसके लिए क्या कोशिश की जा रही है? तो मैं बताना चाहूँगी कि एक तो हमने ये कार्य किया है कि सभी जो भी सामग्री, कोई भी उत्पाद, यदि वो पैकेज्ड कमोडिटी के रूप में बिक रहा है तो उन्हें उस पैकेट पे लेबलिंग करनी है, और उस लेबल में तमाम जो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस है उनके अलावा उन्हें सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखनी है कि कंज्यूमर ग्रीवांस का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है या ईमेल क्या है। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा और हमें लगता है कि वो सामान सही नहीं है, फॉल्टी है, हम उसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली हम उस कंपनी के साइट पर जाएं या उसका जो दिया हुआ नंबर है उससे संपर्क करें। अगर ये शिकायत मतलब जो संतुष्टि के साथ अगर उसका निवारण किया जा सकता है तो उपभोक्ता और जो बिजनेस है दोनों एक दूसरे को ध्यान में रख करके वो शिकायत वहीं पे उसका निस्तारण हो गया। यदि कंज्यूमर इससे खुश नहीं है और उसे लगता है कि उसे सही प्रकार का न्याय नहीं हुआ, तो वो एक कंज्यूमर हेल्पलाइन जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करती है, टोल फ्री नंबर है, और अब इसका एक शॉर्ट कोड आ गया 1915। यदि 1915 पे कोई भी उपभोक्ता, चाहे वो लिख करके, चाहे SMS करके, चाहे कॉल सेंटर के माध्यम से, वो जो कॉल एजेंट्स हैं उनको अपनी शिकायत बता सकते हैं, और ये टोल फ्री है पूरी तरह से, उनको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। इस पे जाकर के वो अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं, और हम 45 डेज के अंदर, 45 दिनों के अंदर हम इसका निस्तारण करते हैं। यदि उससे भी उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है और उसे लगता है कि न केवल उसके शिकायतों का निवारण जिस प्रकार होना चाहिए वो नहीं हुआ है, बल्कि साथ में उसे ये भी लगता है कि उसे तो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए जी। यानी कि उसको जो मानसिक रूप से जो उसकी प्रताड़ना हुई उसके लिए उसे कॉस्ट होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में ये जो हमारा 3 टियर कंज्यूमर कमीशन का एक सिस्टम है, उसके अंतर्गत वो अपनी शिकायत को ई-दाखिल के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे वो कर सकता है। उसे सिर्फ अपना एविडेंस देना होगा जिससे कि ये जाना जा सके कि ये वास्तव में उपभोक्ता है, इसने ये सामग्री खरीदी थी, जो भी उसने उसका मान लीजिए जो बिल वगैरह है, वाउचर है, वो उसे समर्पित करना है, और वो अपनी शिकायत वहाँ दर्ज करा सकता है। तो ये जो कंज्यूमर कमीशंस हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों, स्टेट के हों या नेशनल कमीशन, ये सभी इस प्रकार की शिकायतों को देख रहे हैं, और वाजिब पाए जाने पर वो पनिशमेंट भी देते हैं। क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग का जोर है, तो लेकिन कई बार शिकायतें ये भी आ रही हैं कि गलत सामान जो है, ब्रांड कुछ और रहता है, सामान अंदर में कुछ और रहता है, तो मानक के अनुसार नहीं रहता है। तो ये भी एक बड़ा संकट है आने वाले दिनों में। तो एक ये विश्व भर में जहाँ भी ई-कॉमर्स चल रहा है, वहाँ काउंटरफीट प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका अर्थ ये है कि जो ब्रांडेड आइटम्स हैं जिसको लोग खरीदना चाहते हैं, उसकी जगह पर लोग नकली सामान बेच रहे हैं।
जी। और ये एक बहुत बड़ी शिकायत है। इस पे हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी सेलर इस प्रकार की कोई सामग्री बेचता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान है। मैं बस चलते चलते एक क्विकली ये बता सकती हूँ कि हम लोगों ने कंट्री वाइड एक कैंपेन प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रेशर कुकर, हेलमेट और एलपीजी सिलेंडर, जो कि मैं अपील करना चाहती हूँ सभी उपभोक्ताओं के साथ के लिए कि यदि आप कहीं देखें कि कोई हेलमेट, प्रेशर कुकर या एलपीजी सिलेंडर बिना आईएसआई मार्क के बेचा जा रहा है तो ऐसी शिकायत निश्चित रूप से करें, चाहे एनसीएच पे करें जो हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, या आप सीधे सीधे उसको कंज्यूमर कमीशन में दे सकते हैं। ये पूरी तरह से निषिद्ध है, यानी इनके मानक तय हैं। बिना मानक का अगर प्रेशर कुकर या हेलमेट बेचा जाता है तो इस पर कठोर कार्रवाई होगी, जिससे आदमी की सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो सकेगी। जी बिल्कुल। दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये हर घर में कोई ना कोई इसका उपयोग कर रहा है। जी चलिए मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला हमारे लिए। तो आपने देखा कि आकांक्षी जिलों की स्थिति क्या है, उसमें रांची कहाँ खड़ा है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार क्या क्या बेहतरीन काम कर रही है। अगले सप्ताह फिर हम किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।